जी जनाब, कल ये सवाल दिया था और मेरे ख्याल में सब सवालों में से यही अच्छा सवाल था। आप अपनी तैयारी जिस तरह से भी कर रहे हैं, मुझे वैसे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से जो बताऊं तो मैं आपको पहले 3 चैप्टर तैयार करवा रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, IS 8 और IS 1। उसकी तैयारी कर बाद कल हम कैश फ्लो भी स्टार्ट कर देंगे। 9 मार्क्स से ये क्वेश्चन आया 23 के अंदर और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया ये 24 के अंदर। तो ऐसा ही है ना, लास्ट अटेम्प्ट में ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उससे पहले ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और ये जब ये पेपर में सवाल आया था बहुत सारे बच्चे ये सवाल छोड़ गए थे। कैसे पता चला मुझे? आई कैप ने अपने रिमार्क्स दिए। सवाल के अंदर लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्कस। डिस्कस का मतलब आपने हर पॉइंट के बारे में एक एक लाइन लिखनी है अंग्रेजी में, 1, 1.5, 2 लाइन। 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर मिलेंगे। फिर कहते हैं रिटेन अर्निंग बनाओ किस साल का? दिसंबर 2022 में। अगर उसने इस सवाल के अंदर ये नहीं लिखा कि विद कंपैरेटिव, तो क्या कंपैरेटिव के साथ बनाएंगे या नहीं? किस सूरत में कंपैरेटिव नहीं बनाते? जब तो खुद मना करे या डाटा। अब इस सवाल के अंदर जब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे तो इन 3 पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। पहला था FIFO से वेटेड एवरेज। सिंपल हमने सवाल के अंदर ये लिखना है, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट इज अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। बस इतना ही काम काफी है। फिर आपने दूसरे क्वेश्चन के अंदर जाना है, इट इज अ चेंज इन एस्टिमेशन और ये करंट ईयर में अफेक्ट करेगा और सब्सिक्वेंटली। और तीसरे पॉइंट के बारे में लिखना है कि इट इज नॉट अलाउड बाय स्टैंडर्ड IS 23। ये 3 या 1.5 लाइन जो बनती है, ये 3 पॉइंट आपने इस तरह से लिखे। फिर कल मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया था, एक दफा दोबारा बता देता हूं कि इसको आपने पेपर में किस तरह से हल करना था। हमारे पास 3 साल है, 22, 21 और 20। जब भी इस तरह का सवाल है आपने 2 इंपैक्ट लिखने हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है। ये खास तौर पर ये बात उन लोगों को ज्यादा अच्छी आती है जिनका इंट्रो पास है या एक से ज्यादा अटेम्प्ट में जिसने पास किया, उसको ज्यादा पक्की अकाउंटिंग आती है। क्योंकि जिसने पहली अटेम्प्ट में पास कर लिया इंट्रो ना, वो मजेदार नहीं है। मजेदार काम होता है कि चलें 438 से 460 हो गया प्रॉफिट आपका, 438 से 460 कितना फर्क आया? 22 का। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर अभी हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। 2021 में आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, कितने से? 40 से, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। फिर 2022 का क्लोजिंग स्टॉक 17 से, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाए। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। बस इसके अंदर यही मसला आता है। पेपर में भी पता होने के बावजूद भी जल्दी में आके बंदा सवाल गलत कर बैठता है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वजह से हमारा 22 प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक की वजह से कम हो जाएगा। फिर 2021 में 40 से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट है ओपनिंग स्टॉक में इनवर्स हो जाएगा और यहां पर 17 आ जाएगा। ये हमारा इफेक्ट फॉर द ईयर। तो कितना आ गया? 22, 62, डन। ये तो आ गया, इसका इफेक्ट आ गया। ये हमने जो 2021 से पहले पहले होगा वो आपने प्रायर ईयर इफेक्ट में ले लेना है और उसके बाद फॉर द ईयर में लेना है। यहां पर आए, मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद है या नहीं। एरर और एस्टिमेशन आइडेंटिफाई कब होता है? इस साल के एंड पे। किस साल पता चलता है? इस साल के एंड पे। तो चेंज इन एस्टिमेशन जो होगा वो तो आपने करंट ईयर के अंदर अफेक्ट लेना है और सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर लेना। तो ये जो 2015 का है, पढ़ देता हूं मैं। कहता है उसने डिसाइड किया है कि
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डबल कर दे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डबल कर दे। पहले उसने किया हुआ है 15 से, 19 से और 23 से। आपको याद होगा प्रोविजन का हम कुछ इस तरह से लेते थे, अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो बैड डेट्स बढ़ जाए प्लस कर देते थे, अगर कम हो जाए तो बैड डेट्स में से माइनस कर देते। अब मुझे बताएं, ये 2020 को तो हमने छेड़ना ही नहीं, 2021 को भी हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि 2021 पिछला साल है। हमने करंट ईयर में अपना एस्टिमेशन चेंज करना है और उसके बाद करना है। तो करंट ईयर तो हमारा 2023 है, तो आपकी जो पहले पुराना डाटा था आपने 19 से ब्रॉड ऑन लिखा हुआ है, 23 से कैरिड ऑन लिखा हुआ है। बताओ बैड डेट्स में कितना इजाफा हुआ है? 4 से। अब आपने जो लेजर बनाना है, ब्रॉड ऑन आपका 19 है। मैंने कल भी बताया था कि पिछले साल को चेंज नहीं करना, करंट ईयर को चेंज करना है। पिछले साल को चेंज नहीं करना, करंट ईयर, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन करंट ईयर को इफेक्ट करता है और सब्सिक्वेंट ईयर को इफेक्ट करता है। तो कितने बैड डेट्स आ जाएंगे? 19 से 26 किया, कितना डिफरेंस आ गया? डबल करना है आज, 46 कितना हो गया? 20। आपने पहले बैड डेट्स में जो एक्सपेंस लिखे हुए हैं वो 4 हैं, करने कितने चाहिए? 27। तो कितना बढ़ा देंगे? 23 से। मतलब जितनी आपने प्रोविजन बढ़ाई उतने आपके बैड डेट्स बढ़ गए। प्रोविजन कम होगी तो बैड डेट्स कम हो जाएंगे, प्रोविजन बढ़ेगी तो बैड डेट्स बढ़ जाएंगे। तो 23 से आपने करंट ईयर का प्रॉफिट चेंज कर देना है। इससे क्या किधर किधर इफेक्ट आएगा? एक प्रॉफिट चेंज होगा, एक डेटर्स चेंज होंगे। डेटर्स क्योंकि अंदर इक्विटी के अंदर आते नहीं, इसलिए करने की जरूरत है। और जो पॉइंट नंबर 3 है तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं। सवाल आपका हो गया। अगर आप लोगों के पास एग्जामिनर कमेंट्स अभी हैं, किसी के पास अगर है तो मैं अभी आपको, किसी ने डाउनलोड किया हुआ एग्जामिनर के कमेंट्स 2023 के? नहीं है किसी के पास? चलिए मैं आपको अगले क्लास में दिखा दूंगा। इस सवाल को सामने रखकर कितने लोगों ने ये सवाल अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था, सिवाय इसके क्योंकि उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था ये चीज देके। हर किसी को ये पता था कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि वाकई ऐसा करना भी नहीं। अब सवाल इसका हल करने में आपका कितना टाइम लगेगा? मैं ऊपर नाम नहीं लिख रहा, सिर्फ बैलेंस एट 1/1। हमारा साल 22 है और ईयर एंड क्या है? दिसंबर है, जून है? दिसंबर। 1/1/21 रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, 2021 का बैलेंस कितना रिटेन अर्निंग का? 92। मिल गया सबको? नहीं मिला तो यहां पर आकर देख लो। जो दिसंबर 2020 का बैलेंस है वही 1/1/21। फिर उसके बाद हमने लिखना है प्रायर पीरियड एरर्स। प्रायर पीरियड इफेक्ट। प्रायर पीरियड इफेक्ट में क्या आता है? पर ये चीज, क्योंकि जो हमारा करंट ईयर है उससे पहले सारे का सारा प्रायर पीरियड आ जाएगा। तो करें जरा, प्रायर पीरियड में कितनी अमाउंट आ रही है? तो क्या आ जाएगा? बैलेंस एट 1/1/21 रीस्टेटेड। अब हमने करना क्या? सिंपल जो डिविडेंड वगैरह जो भी रिटेन अर्निंग चीजों को अफेक्ट करता है वो लिखेंगे, प्लस हमने रीस्टेटेड नेट प्रॉफिट लिखना। तो यहां पर एक तो फाइनल कैश डिविडेंड है 10%। ये 10% किस चीज का? प्रॉफिट का होगा या कैपिटल का होगा? कैपिटल का होता है, तो कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो फिर एज इट इज लिख देंगे। डिविडेंड कितना? 10% है, 114। नेट प्रॉफिट कितना बताया हुआ पहले? 258 माइनस
62, ये इफेक्ट लेना है ना। 62 कितना आ गया? 196। और अगर कोई एलिमेंट बताया होगा, मतलब रिवर्स सरप्लस बता सकता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बता सकता है, वो भी लेंगे। बैलेंस एट 31 दिसंबर 21 कितना? 103। फिर हमने लेना है अगले साल का सिर्फ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है? 328। इसमें प्लस तो कर देंगे ये वाला 57 और माइनस कर देंगे ये 23, तो प्लस 57 माइनस 23 कितना आ गया? 360। बैलेंस एट 31 दिसंबर 22 कितना? 1394। और ये 6 नंबर का सवाल था। ओके होगी बात? अगला सवाल, इसमें कोई बात अभी मजीद पूछनी है किसी ने तो पूछ ले, वरना फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, इस सवाल को करने की जरूरत है या ये कंप्लीट कर दिया था कल? ये आगे कर लिया, ये हो चुका है सबका? और वैसे भी कल मैंने काफी हद तक तो ये करवा दिया था। फिर भी किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। मार्च 23 पे आ जाए। मार्च 23 में आपका पहला सवाल, दूसरा 20 का है, तीसरा वैल्यू का है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दिसंबर 22 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। 15 नंबर का ये सवाल, बाकी ये इसके एमसीक्यूज में भी कवर हुआ होगा। Romer Limited has extracted the following information for the purpose of statement of change in equity December 22. Net profit, revaluation surplus arising during the year. 2020 में 78 का लॉस हुआ था, 2021 में सरप्लस हुआ, और ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 28, 26 और 30. On 1st Feb 21, a bonus issue 10% was made as a final dividend for 2020. 2020 का है तो रिकॉर्ड किस में होगा? 21. 15th of May 21, RL issue right share for ₹20 per share. Right share was issued in the proportion of 1 share for every 4. Transaction cost is 0.5 per share were also incurred. नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। ये हो गया 2021 तक का मामला। अब आ जाते हैं 2022 में। फर्स्ट में 22 को एन आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज डिस्पोज्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट। एन अमाउंट ऑफ ₹75 million वाज रिमेनिंग इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रीवियस रिवैल्यूएशन। जो एसेट हमने बेचा उसका जितना सरप्लस पड़ा है, क्या करना है उसका? उसी वक्त रियलाइज कर देना। फिर ऑन 1st July 22, 50 million irredeemable preference shares having par value 10 each were issued at the rate of 15। लो जी, प्रेफरेंस शेयर वाला मामला भी आ गया। अगर ये रिडीमेबल होता तो क्या करते? इग्नोर करते, क्योंकि वो, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट बनाना होता ना एसओएफपी का, उसमें तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाना था। In October 22, an interim 5% cash dividend on all shares was made. Last is the revaluation amount. Head office building was determined 400 million on December 21.
However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary by RL management. कहता है ये वक्ती तौर की रिवैल्यूएशन है, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. The head office building had a carrying value 350 on 31st December 21 and a remaining life is 10 years. The revaluation loss 24 million was recorded on December 19 on its previous revaluation. कहता पहले भी इसको रिवैल्यू किया था 2 साल पहले, 24 का लॉस हमारा पहले पड़ा हुआ. अब सरप्लस कितना आया? 400 को 350 से 400 हो गया. कितने का सरप्लस आया? लेकिन सारा सरप्लस तो नहीं लिखेंगे. आपका लॉस कितना पड़ा? 24 का नहीं पड़ा, 24 का नहीं पड़ा. अब ये भी तो देखें, ये तो 2019 में है. 2019 के बाद 2 साल और भी तो गुजर चुके हैं, 2020 वाला भी और 2021 वाला भी. अब रिमेनिंग लाइफ अगर 10 साल है तो 2 साल जो गुजर गए हैं, तो 24 को 12 पे डिवाइड करके 2 हुआ होगा 2019 में और 2 हुआ होगा 2000, तो आपका लॉस 20 का पड़ा हुआ है, 24 का नहीं पड़ा हुआ. इस बात की नहीं समझ लगी? देखे ना, ऐसा ही होता है ना, लॉस भी हम रियलाइज उसकी एंट्री वगैरह नहीं पास करते, लेकिन एडजस्ट तो कर रहे होते हैं ना 1 बाय साल के साथ साथ. तो 2 का एडजस्ट हो गया होगा 2019 में, सॉरी 20 में, 2 का हो गया 2021 में. एसेट रीवैल्यू हुआ था, तब आ गया था लॉस. फिर जब दिसंबर 2020 आया होगा, तब लाइफ 12 साल थी. पता कैसे चला 12 साल थी? अब 10 साल डिवाइडेड बाय 12, ये 22 आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 11, 20 आ गया. तो 20 का पहले लॉस पड़ा है, आज सरप्लस 50 का आया है 2021 में. तो एंट्री क्या पास करेंगे? रीवैल्यूएशन पहले पीपी डेबिट 50 से, रीवैल्यूएशन लॉस 20 और रीवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक होगी बात? फिर आगे चलते हैं. और ये किस दिन मामला आया? 2021 में. हाँ जी, 1 जनवरी 2021 और 20 का आपके पास शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है. और कहता है कि आपने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी है दिसंबर 2022. तो ये दिसंबर 2022 स्टार्ट किस साल से होगा? 1121. सवाल आपने किया हुआ है, मुझे बस वैल्यू बताते जाना. नाम क्या है? आरएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 22, रुपीज इन मिलियन. अपना सवाल भी सामने रखना जिसने किया हुआ है. बैलेंस एट 1121, कितना? 800. बल्कि हमने तो पूरा स्टेटमेंट चेंज इक्विटी नहीं बनाना, पूरा बनाना है, सिर्फ रिटेन अर्निंग थोड़ी है. क्या आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, और कॉलम का टोटल बनाना है? नहीं. ब्रॉड ऑन बैलेंस एट 1121. शेयर कैपिटल का कितना बैलेंस है? 800. प्रेफरेंस शेयर थे तब? नहीं. शेयर प्रीमियम? नहीं. शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग कितना? 715. और रिवेन्यू सरप्लस 399. ठीक होगी बात? प्रायर पीरियड एरर है या नहीं? हम खड़े हैं 1121 पे. 1121 से पहले कोई एरर है या नहीं? एरर तो है ही. एक तो ये वाला नहीं हुआ रिकॉर्ड, ये हमने 2021 का मामला है, और बाकी कोई भी एरर नहीं. तो प्रायर पीरियड एरर नहीं है. फाइनल डिविडेंड है
ये जो 1121 में जो 10% जो आपने फाइनल डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड 10% है, बोनस है या कैश है? बोनस। तो 80 कहां से देंगे? रिटेन अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम से? अगर कुछ ना बताया हो तो रिटेन अर्निंग से, अगर बताया हो तो जैसे बताएगा वैसे फॉलो करेंगे, शेयर कैपिटल में ऐड हो। चलें जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। जो ट्रांजैक्शन होती जाए उसको कंप्लीट करते जाते, ये ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन में आया 31 मई 21, आरएल इशूड राइट शेयर 20 पर शेयर। राइट शेयर इशू कितने किए? 1 फॉर 4। बताओ 800 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 880 को? 880 को, क्योंकि राइट शेयर हमेशा अप टू द डेट होते हैं। तो राइट शेयर हाँ जी 880 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 कितना? 220 को 10 पे डिवाइड भी तो करो, ये 22 आ गया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर लेने हैं ना। मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना? 5.5। अच्छा पहले 1/4 हो गया तो 22 सीधा सीधा आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ गया? 200 220। राइट शेयर्स 220 यहां पे, 220 यहां। चलें जी, राइट शेयर भी हो गया। यहां पर 2021 का काम कंप्लीट, क्योंकि अगली एंट्री सारी 2022 की है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0.5, 22 मल्टीप्लाइड बाय 0. ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब आ जाओ नेट प्रॉफिट और इस एरर के ऊपर। यहां पर भी कुछ बताया हुआ है। 2020 के अंदर, हम हैं 2021 में, ये डाटा है 2020 का। ये फॉर द ईयर लॉस था, ये 2020 में रिकॉर्ड हुआ, उसी में ही लिया जाएगा। अब हम आ गए 2022 में, सॉरी 2021 में। 2021 में ये काम हुआ है। 2000 दिसंबर 21 में साल के एंड में ऐसे रीवैल्यू हुआ। जब साल के एंड में ऐसे रीवैल्यू हुआ होगा, 50 का सरप्लस आया, तो कितना लॉस में जाएगा? पीपीई डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन 50, 20। क्या इस 30 की एक्सेस डेप्शन भी आएगी? इसकी नहीं आएगी। वजह क्योंकि ये तो हुआ ही साल के एंड में रीवैल्यू है। तो फॉर द ईयर जो रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस 115 पहले जी। ये सरप्लस फॉर द ईयर प्लस 30 कितना आ गया? 140। एक्सेस डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताया हुआ है 26। तो क्या करोगे? सरप्लस से माइनस, रिटेन अर्निंग में नेट प्रॉफिट पे आ जाए। कितना है नेट प्रॉफिट? 190। क्या इसमें कोई एरर एडजस्ट करने वाला है? कौन सा एरर एडजस्ट करने वाला है इस 195 में? ये जो लास्ट पॉइंट है, इसमें आप एंट्री क्या पास कर रहे हो? पीपीई डेबिट 50 से, ओसीआई और एसपीएल। ऐसा ही है। एसपीएल में जो आपने 30 को एडजस्ट किया है,
सॉरी 20 को, ये तो आप क्योंकि इसको तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। एसपीएल क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि लॉस रिवर्स हो रहा है। एक बात याद रखें, एरर्स की एंट्रीज पास कर लें, वो एरर जहां जहां इफेक्ट कर रहे हैं उसमें प्लस माइनस कर दें। सरप्लस हमने लिख दिया सरप्लस में, और जो लॉस रिवर्स किया है उसने जाकर नेट प्रॉफिट को चेंज करना है, क्योंकि इसने जाना था डायरेक्ट एसपीएल में और इसको उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो 195 प्लस 20 कितना आ गया प्रॉफिट? 21। और कोई चीज है? तो ये हमारा कंपैरेटिव कंप्लीट हो गया। बैलेंस एट दिसंबर 21 कितना आ गया टोटल? 1120 पूरा 1100 209। रिटेनर ने कितना है? 876 और सरप्लस कितना रह गया? 518। अब आगे आ जाते हैं 2021 में 22 में। 2022 में एक तो ये काम हुआ, आपका एक एसेट जो जिसका सरप्लस आया हुआ था, पड़ा हुआ था, वो एसेट बेचा, उसके ऊपर 75 जो सरप्लस है वो रियलाइज कर देंगे। दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कितने पे इशू किया? 15 रुपए का। तीसरा डिविडेंड दिया। ये तीन ही काम है। ओके होगी बात? तो सबसे पहले तो हम पहला काम क्या करना है? कोई डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड इंटरिम है, तो फिर तो प्रेफरेंस शेयर इशू ना कर दें। प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, पी शेयर्स। कितने? 50 को मल्टीप्लाई करो 10 से और 5 से। 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड कितना है? 5%। 5% लो जरा 1100 का कैश डिविडेंड। 5% ऑन ऑल शेयर्स कितना? 80 आ रहा है। तो क्योंकि रिटेनर नहीं गया, 5% करके देख लो, किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ ले। उसने ऑल शेयर्स का कहा है, 1100 तो ऑर्डनरी शेयर्स हैं और 500 पी शेयर्स भी तो हैं, तो 1100 और 500 को प्लस किया तो 1600, 1600 का 500 ले लो। उसने लिख दिया ऑल शेयर्स, ठीक है। देखिए ये भी पार्ट ऑफ इक्विटी बन गए। जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, हैं तो ये भी इक्विटी के हेड में जाएंगे। जैसे कल उसने लिखा था कि जनाब आपने ना डिविडेंड जो देना है ना वो शेयर प्रीमियम से देना है, हमने बस उसको फॉलो किया। फिर अदरवाइज अगर वो ऑल शेयर ना लिखता तो फिर हमने क्या करना था? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने थे। जब उसने लिख दिया सारे शेयर्स के ऊपर देना है तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे, जो उसने लिखा हुआ बस उसको फॉलो कर। अगर वो लिख दे तो फिर उसको फॉलो करो, नहीं तो फिर अपना तरीका। उसके बाद खत्म होगी बात। नेट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, रियलाइज। अब रियलाइज एक तो किया, एक तो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला और एक है डिस्पोजल वाला। आपको पता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला कितना है? 30 ये है। और वो जो पिछले साल हमने सरप्लस नहीं लिखा था, ये वाला, इसका कितना सरप्लस आया था? 30। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? ये कितना आया? तो 33। ये भी तो है 3, सॉरी। तो टोटल कितना हो गया? 30। दोबारा सुन ले, 30 उसने खुद बताया हुआ है। यहां पे देखें, ये वाला
30 उसने खुद बताया हुआ है। और लास्ट ईयर जो हमने 30 का सरप्लस आया था, अब उसने भी तो रियलाइज होना शुरू होना है, तो उसकी रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल। पिछले साल के एंड पे ये सारा कुछ था, तो इसलिए अगले साल उसकी लाइफ 10 साल ही रहेगी। और डिस्पोजल का कितना रियलाइज करना है ये भी उसने खुद बताया हुआ है, 75। आप लिख लें नेट प्रॉफिट। दो 2022 के नेट प्रॉफिट को कोई असर होगा किस चीज से? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। वजह क्योंकि पिछले साल जो डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की होगी, ये तो उसने जो ये देखें 20, इसको उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी 350 के ऊपर, उसने 350 को 10 पे डिवाइड किया होगा। करना किसको चाहिए था? 400 को 10 पे डिवाइड करना चाहिए था। उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है 35 से, होनी कितनी चाहिए थी? तो 5 से डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करनी है, तो प्रॉफिट कम हो गया। कितने से? प्रॉफिट है कितना? 285 माइनस 5, 280। लो जी, सवाल आपका कंप्लीट। जो भी इसकी वैल्यू है प्लस करके लिख लेना, हम आगे चलते हैं। कुछ सवाल पूछना है? सवाल तो तब पूछोगे ना अगर आप घर से करके आओगे, नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और खुद से बगैर सॉल्यूशन देखे सवाल करते रहा करो। पेपर पास होने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ये। अगर आप बगैर सॉल्यूशन के खुद से हिम्मत करते रहते हो, और याद रखें आप मुझे धोखा दे सकते हो, इवन कि अपने आप को भी दे सकते हो। अल्लाह भी देख रहा होता है कौन बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। और अब मेहनत के बाद इंसान फेल हो जाए तो उसमें फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत होती है, फिर उसमें परेशान इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ना पढ़ो और फिर फेल हो जाओ तो फिर तो आप डिजर्व करते हो। फिर अगर पास हो जाओ तो परेशानी वाली बात, फिर बंदा अगली दफा पढ़ता नहीं है। फिर बंदे को लगता है कि नहीं ऐसे ही पास हो जाता है। कुछ लोग पीआरसी में पास हो जाते हैं ना बगैर पढ़े, उनको ऐसा लगता है कि कैफ में भी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी हो भी जाता है पता, एक आधे पेपर में। हाँ जी, इस साल और तो कोई सवाल नहीं था या कोई है? मतलब इस साल आपका एक ही सवाल आया था 15 नंबर का, और बाकी रेक्टिव के एमसीक्यूज के अंदर कवर हो सकता है। हाँ जी, मार्च सितंबर 22 पे आ जाए। पहला सवाल तो आईएसबी फ्रेमवर्क का था, दूसरा सवाल 20 का हो गया, चौथा सवाल था इसका 8 नंबर का। मुझे ये तो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप सबका हो गया, या कोई ट्रांजैक्शन दोबारा करवाने की जरूरत है? पक्का? हसीब जी, चौथी एंट्री आप कह रहे हो? ओके गुड, अच्छी एंट्री आपने आइडेंटिफाई किया। और कोई ट्रांजैक्शन? पांचवी ट्रांजैक्शन तो दोबारा जरूरत नहीं रही ना। इस तरह की ट्रांजैक्शन कल भी की थी, लेकिन उसमें उसने क्रेडिट किया था डेप्रिसिएशन को, इसमें उसने क्रेडिट किया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बस ये फर्क है। ये एज इट इज बुक वाला सवाल है। फिर भी अगर आपने कोई सवाल इसमें पूछना है तो पूछ ले। मैं ये देखता हूं अ क्रेडिट नोट इशू, याद रखें जब आप छोटे छोटे थे पीआरसी, पता नहीं आपने भूल भुला गया होगा या किया ही नहीं पीआरसी। अच्छा, आपकी एग्जाम थी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर यही मैं कह सकता हूं, जिस बंदे की अकाउंटिंग एग्जाम हो, क्रेडिट नोट अगर आप इशू करो तो मैं बस अभी इतना बताऊंगा क्योंकि आप पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। से रिटर्न का केस होता है। अगर आप क्रेडिट नोट इशू करो तो से रिटर्न, अगर आप क्रेडिट नोट रिसीव करो तो परचेज रिटर्न। बस ये ख्याल रखना है क्रेडिट नोट इशू कौन कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है। हमने अपने आप को देखना है। सपोज दैट आपका जो सप्लायर है, सप्लायर वो मतलब जिससे आप चीजें खरीदते हो, वो कोई नोट आपको दे रहा है, इसका मतलब वो इशू कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। तो अगर आप क्रेडिट नोट रिसीव करोगे तो से रिटर्न, क्रेडिट नोट इशू करोगे तो से रिटर्न, रिसीव करोगे तो। मैं आपको दूसरी बात भी बता देता हूं, एक होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट इशू करोगे तो परचेज रिटर्न होता है।
परचेज रिटर्न। और अगर डेबिट नोट रिसीव करोगे तो सेल रिटर्न। ये चीज आपको खुद अब याद रखने बस, ठीक है। अब सवाल देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। कहता है क्रेडिट नोट इशू किया टू कस्टमर, हमने इशू किया, मतलब के सेल रिटर्न। रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, रिकॉर्ड ऐसे कर लिया जैसे क्रेडिट नोट रिसीव किया है, मतलब सेल रिटर्न थी, परचेज रिटर्न लिख दिया, ठीक है। और जब सेल रिटर्न है उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं। उसने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। अब एक तो सेल रिटर्न को भी डेबिट करेंगे, पर क्रेडिट किसे करेंगे, या तो सस्पेंस को कर दें या कस्टमर और सप्लायर को कर दें, ठीक है। सेम अमाउंट्स। और कोई इसमें कोई इशू, उसके बाद कौन सा सवाल था इसमें, खत्म। मार्च 2022 पे चले। पांचवा सवाल था, ये भी बुक वाला सवाल है, हो भी गया, ये बस बुक वाला सवाल है। अच्छा, इसमें ट्रिकी बात कौन सी थी बोला, उसने कहा कि सेल इनवॉइस 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन द सेल्स लेजर। एंट्री क्या पास करते हैं सेल की, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। एक दफा आप सारे खामोश रहे, मैं देख लेता हूं कि कितने लोगों को याद है। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल ये होती है ओरिजिनल एंट्री 42,000 से, ठीक है, 42,000 से। उसने कहा जी दो दफा लिख दिया सेल्स लेजर के अंदर उमर सतैयब। आप मुझे बताएं, उसने ये 42,000 डबल लिख दिया सेल्स लेजर के अंदर, बताओ अकाउंट रिसीवेबल में डबल लिखा या सेल में डबल लिखा, अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि सेल्स लेजर इज द नेम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल नॉट सेल अकाउंट। उसने अकाउंट रिसीवेबल को दो दफा लिख दिया, तो अब एक दफा से अकाउंट रिसीवेबल कम कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल, ये एंट्री पास हो गई, ये रेक्टिफाई। आपको पता है जिस अकाउंट की गलती हो, अगर वो अकाउंट लिख दे, सिर्फ एक अकाउंट की गलती होती है, दूसरी चीज को समझे उसे सही लिखा हुआ है। आगे इसमें कोई और चीज है तो मुझे बता दें जी। पहली एंट्री, अ रिटर्न आउटवर्ड 18,000 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, उससे रख दिया सेल रिटर्न को डेबिट। अब सेल रिटर्न को भी क्रेडिट कर दूंगा, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट कर दूंगा। अब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा बस, क्योंकि अकाउंट की गलती आ गई। जब किसी अकाउंट की गलती होती है तो सिर्फ उसको ठीक करे, बाकी को डिफरेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपके 8-10 नंबर पेपर में आ जाते हैं और अक्सर वो ये सवाल दे देता है। और इसमें क्या कौन सा सवाल था, ये 8 नंबर का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें दो पार्ट थे, एक था 9 मार्क्स का चेंज इन इक्विटी और 8 नंबर का था ईपीएस। फिगर 17 मार्क्स का था लेकिन चेंज करके था। ये भी बुक वाला सवाल है, याद है या नहीं, बुक में तो नहीं होगा शायद, कर लेते हैं इसको, है सवाल ये, चले देख लेते हैं। हमने इसको ईपीएस में किया था शायद, इक्विटी में नहीं किया, पढ़ लेते हैं। चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। चांद लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1 जनवरी 2020 with an authorized share capital 500 million comprises of 50 million shares। हमने इसका कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके इनको डिवाइड करके हमारे पास पर शेयर वैल्यू आ जाए। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना। दिमशस की फिर एंट्री क्या होगी, एंट्री ही नहीं होगी जब इसका कुछ करना ही नहीं है।
जिस चीज की एंट्री पास हो गई ना वो बुक्स में आ जाता है, जिस चीज की एंट्री पास हो गई वो बुक्स में आएगा, तो इसकी एंट्री पास नहीं होगी। क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यह कि अभी आपने अपना बिजनेस शुरू किया है 1120 को, डिटेल ऑफ शेयर इशूड 1 मार्च 20 को आपने नए शेयर इशू किए, 20 मिलियन शेयर इशू किए 18 रुपए के हिसाब से, तो क्या हुआ, एंट्री पास करते हैं, एंट्रियां सीखते हैं। रीबा इसकी एंट्री बताओ, ये स्कूल से इधर आए हुए हैं। हेलो, अब स्कूल नहीं है, फिर क्या हुआ, छुट्टी हो गई? छुट्टी हुई है। अच्छा, अब घर जाना है? हाँ। चलो ठीक है, तो जाओ फिर, ये कोई काम है मुझसे? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है, चलो ठीक है। चलिए जी, आज ना चाचू के साथ स्कूल गया, मुझे लगता है स्कूल गया ही नहीं। अभी तो 10 बजे है। हाँ जी, इन्होंने प्लान बनाया होगा कि स्कूल नहीं जाते, आज कॉलेज ही जाते हैं। हाँ जी, एंट्री क्या पास होगी इसकी? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। एंट्री पोस्ट दिमाग में पोस्टिंग तो चल रही है ना, एंट्री में साथ साथ हम एंट्रीज करते हैं, इसकी पोस्टिंग आपने दिमाग में चलानी है। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितनी अमाउंट, चलो अमाउंट का भी आपको पता है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को प्लस करके बैंक डेबिट और अलग अलग के नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2020 15% बोनस शेयर्स, द मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पे बोनस शेयर कभी नहीं लेते, ये एक धोखा है। उसने कहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू तब 20 पर शेयर थी, जितनी मर्जी थी। और यहां याद रखें, ये जो हमने 15% बोनस दे रहे हैं, ये तो है शेयर प्रीमियम से, पहला साल है, हमारे पास तो रिटेन अर्निंग है ही नहीं, पहला साल है, हमारे पास तो रिटेन अर्निंग है ही नहीं, और वैसे भी ये बोनस शेयर्स हैं अदर देन डिविडेंड। तो क्या करेंगे, 15% किसका लोगे? 20 मिलियन पहले शेयर्स पड़े हैं आपके पास, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया हुआ है ना, 200 का 15% लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कितना आया था 200, ये कितना आया था 160, टोटल था 360। अब हमारे पास अगली एंट्री आ गई, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल 30 से। अब आपको वो ये तो पता ना किस कॉलम में जाएगा, तो पता चल गया। ये चीज आई कैप ने सिर्फ धोखा देने के लिए किया था। 1 सितंबर 21 अगला साल पे चलेगा, 1 सितंबर 21। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि बाकी चीजें रिकॉर्ड कर लें। यहां तक 2020 का डाटा, यहां ये 2021 का, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। फाइनल कैश डिविडेंड ये किस में रिकॉर्ड होगा? 2021 में। और इसमें देखते हैं कि इस ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 21, it was discovered installation cost 21 million relating to the capitalization 1st August 20 was wrongly expensed out. The plant subsequently measured at cost model and depreciated 20%, reducing balance. ये तो क्लियर हो गया। क्या करेंगे, हुआ ये, आपने एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, आपने किस में लिख दी? एक्सपेंस में। किस साल काम किया ये?
2021 और 2020 में, तो 2020 में एक तो एक्सपेंस कितना एक्सपेंस 12 मिलियन, पूरे का पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरे का पूरा रिवर्स हो जाएगा 2020 में। 2021 में भी रिवर्स होगा, एक्सपेंस तो उसी साल ही आएगा ना। डेप्रिसिएशन हर साल आनी चाहिए थी, कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 20% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कितनी अमाउंट 1 यहां पर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, फिर 11 बच जाएगा, 11 का 20% कितना आएगा 2 पॉइंट, तो कितना इफेक्ट आया फॉर द ईयर 11 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और 2.2 प्रॉफिट में से माइनस हो गया। सवाल 8 नंबर का ये सवाल था, बल्कि 9 नंबर का। चले जी, अब हमारा सवाल हो गया कंप्लीट, सिर्फ पोस्टिंग करनी रह गई, पोस्टिंग कर लेते हैं। मैं सारी ऊपर हेडिंग नहीं लिख रहा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, टोटल का बताया हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड जी। ब्रॉड ऑन तो है ही नहीं, ब्रॉड ऑन हमारा, उसके बाद नया शेयर, शेयर कैपिटल में 200, शेयर प्रीमियम 100, बोनस शेयर्स शेयर कैपिटल में 30, शेयर प्रीमियम में 30, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट सवाल के अंदर गिवन है 48 में 11 प्लस करोगे माइनस प्लस करेंगे, 48 में 11 प्लस कर देंगे कितना 59। सरप्लस था 2022 का 21 सॉरी है 20, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर 20, और उस साल उसने खुद कहा है कि हमने कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, तो साल के एंड पे आया होगा, खत्म हो गया पहला साल। बैलेंस एट 31 दिसंबर 20, 230, 130, 59, 20। अब आ जाते हैं 2021 में, कहते हैं 1 सितंबर 20, एक तो ये फाइनल डिविडेंड ये वाला ऐड होगा 10%, और दूसरा इसका वो प्रॉफिट में 2.2 का मसला आएगा, और ये एंट्री पढ़ लेते हैं 1 सितंबर 21 CL 40% राइट इशू एट द प्रीमियम ऑफ 12.5 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ, तो मतलब 22.5 में शेयर इशू हो रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द, उस मार्केट प्राइस उसकी कितनी चल रही है, मार्केट प्राइस जितनी मर्जी चल रही है, राइट शेयर उस पे लेते हैं जिसपे हम इशू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम होता है राइट शेयर। मार्केट वैल्यू पे कौन से शेयर होते हैं, सिर्फ न्यू शेयर। पहले तो लिख लेना बोनस, वो फाइनल डिविडेंड कैश है क्या, कैश है 10% 23, फिर कौन सा आएगा राइट शेयर, राइट शेयर कितना 40%, 23 का 40% लेने लगा, कोई मसला तो नहीं, और डायरेक्ट मैंने 10 पे पहले डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 23 का 40%, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई किया 92 और 12.5 से मल्टीप्लाई किया 115, फिर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 66 में 2.2 माइनस हो जाएगा, और तो कोई मसला नहीं था ना, माइनस करके बताओ 63.8। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है, एक्सेस डेप्रिसिएशन 4, ये सवाल आपका कंप्लीट है।
ठीक है जनाब, चलें जी। अब आपने ये कौन से साल थे, 2022। अब आपने इसके पिछले सवाल 21, 20, 19, 18, उसमें सवाल अपना सारे रिपीटेड है, इससे ज्यादा बता रहा हूं, सारे रिपीटेड सवाल होंगे, नया कोई सवाल नहीं होगा। 18, 19, 20, 21 4 सालों के पेपर करके आने हैं, और कल मैं अगली क्लास में भी हमने करने हैं सवाल। हो सकता है 2 साल के पेपर हम खुद ही कर दें, या अगले क्लास में ना मैं कैश फ्लो स्टार्ट करवा दूं। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट।